डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा काफ़ी महीनों से थेरेपी ले रहा है, लेकिन बच्चे की स्पीच में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ये क्वेश्चन बहुत सारे वालिदैन का होता है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को हमने चेक करवाया तो थेरेपिस्ट ने हमें बताया कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, तो हम इसको स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं और इसको 6 महीने हो गए और इसकी स्पीच में ज़रा भर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि हर स्पीच डिले एक जैसा नहीं होता और हर स्पीच डिले की ट्रीटमेंट भी एक जैसी नहीं होती। अगर स्पीच थेरेपी देने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं हो रही तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट की थेरेपी देने में कोई मसला हो। कभी कभार मसला एक्चुअल में कहीं और होता है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है स्पीच थेरेपी के लिए। सबसे पहली बात यह है कि गलत या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस पे काम किया जा रहा हो। अगर बच्चे की स्पीच को के लिए अगर आप सिर्फ स्पीच थेरेपी दे रहे हैं और उसकी कोई प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट नहीं हुई या उसका प्रॉपर एक डायग्नोसिस नहीं बनाया गया, तो खाली स्पीच थेरेपी देने से बेहतरी नहीं होनी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे स्पीच डिले का मसला ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ सकता है, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर में आ सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आ सकता है, चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में आ सकता है और इवन माइनर जो हेयरिंग लॉस होता है जिसको मिनिमल या माइल्ड या मॉडरेट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कहा जाता है, उसमें भी स्पीच डिले का मसला आ जाता है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको पहले ठीक नहीं करेंगे, तो आप जितनी मर्जी स्पीच थेरेपी करवाते जाएं तो बेहतरी नहीं हो सकती। इसी तरह बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको जब तक हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उनकी बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो मर्जी करते हैं स्पीच में इंप्रूवमेंट नहीं आनी। जो दूसरी वजह है वो है रिसेप्टिव लैंग्वेज का प्रॉब्लम। कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे होते, लेकिन मसला असल में बोलना नहीं होता, मसला समझना होता है। अगर बच्चा इंस्ट्रक्शन को समझे, लैंग्वेज प्रोसेस करे और कम्युनिकेशन को कॉम्प्रीहेंड करे और तो ठीक है। अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको स्पीच लाने में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि थेरेपी से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है घर में बच्चे पे काम किया जाए। अगर एक बच्चा स्पीच थेरेपी के सेशंस लेने के लिए सेंटर में जा रहा है और वहाँ पे थेरेपिस्ट 2 या 3 दिन बुलाता है, जो कि राइट अप्रोच नहीं है, लेकिन चलें ड्यू टू एनी सिचुएशन अगर वो 2 से 3 दिन बुला रहे और पेरेंट्स घर में कोई काम नहीं करवा रहे, पेरेंट्स खुद बच्चे की थेरेपी घर में नहीं कर रहे जैसे थेरेपिस्ट गाइड कर रहे हैं, तब भी बच्चे में इंप्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। चौथी वजह यह है अटेंशन और बिहेवियर के प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रहे हैं। अगर बच्चा बैठ नहीं रहा, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, सोशली एंगेज नहीं हो रहा, तो उसको स्पीच थेरेपी का फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पहले बिहेवियर पे काम करें और स्पीच पे करें। दोनों पे इकट्ठा काम करना होता है। दोनों पे जो अर्ली जो काम करने की चीज़ें हैं वो सेम है। चाहे पहले बच्चे की अटेंशन बिल्ड करनी है, फिर इंटरेक्शन और लर्निंग रेडीनेस को इम्प्रूव करना है, उसके बाद से कोई भी थेरेपी बच्चे पे इफेक्टिव होगी। तो ये बेसिक लेवल ऑफ थेरेपी एक जैसा ही होता है। इसलिए ज़रूरी अगर एक बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम भी साथ है तो ये नहीं है कि पहले उसका बिहेवियर करेक्ट कराएं फिर उसको स्पीच में लेके आएँ। दोनों को एक वक्त में शुरू कराना है, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट गोल बच्चे के रेडीनेस स्किल को इम्प्रूव करना है। पांचवी वजह है हेयरिंग असेसमेंट ना करवाना। बच्चे को हेयरिंग लॉस है, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो बात सुनता है, ज़रा हम चीख के बोलते तो सुनता है। तो वो बच्चे जिनको मिनिमल माइल्ड मॉडरेट लेवल तक हेयरिंग लॉस होता है वो ऊंची आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे नहीं करते। और वो जो प्रॉपर साउंड उनके कानों पे नहीं जाती, ब्रेन तक नहीं पहुंचती हेयरिंग लॉस की वजह से, इसलिए उनको वर्ड सीखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोई दुनिया में कोई बच्चा अगर किसी जगह पे जाता है, वैसे तो दुनिया में कोई भी बच्चा हॉस्पिटल से उस टाइम तक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक उसकी हेयरिंग असेसमेंट ना की जाए। तो इसलिए हमारे पास जब भी कोई बच्चा डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आता है, ड्यू टू एनी रीज़न, हम उस बच्चे की प्रेफरेबली हम एडवाइस करते हैं स्क्रीनिंग फॉर हेयरिंग। अगर वालिदैन ना करवाएं, वो उनकी एक अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हम एडवाइस करते हैं। छठी वजह है कि एक्सपेक्टेशंस वालिदैन को सही नहीं रखते, क्योंकि उनको सही गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक स्पीड ऑफ प्रोग्रेस है। कुछ बच्चों में पहले आई कांटेक्ट इंप्रूव होता है, कुछ में जेस्चर्स इंप्रूव होते हैं, कुछ में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और फिर उसके साथ साथ स्पीच डेवलप होती है। सिर्फ वर्ड्स काउंट करना प्रोग्रेस का नाम नहीं होता। किस तरतीब से बच्चा चल रहा है वो असल में डिटरमिन करता है बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ द स्पीच। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी चल रही है और प्रोग्रेस आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो थेरेपिस्ट चेंज करने से आपके मसले का हल नहीं निकलेगा। ज़रूरी है कि बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं,
कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाए, ताकि पता चल सके कि स्पीच डिले का जो एक सिम्टम आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। अगर आप उस वजह को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो स्पीच में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी और सारा प्लान उस बेसिक प्रॉब्लम की बेसिस पे फर्दर थेरेपी प्लान बनेगा। याद रखें, जब डायग्नोसिस सही होता है तो मिनिमल एफर्ट से बहुत ज़्यादा आउटकम आना शुरू हो जाते हैं, और जब डायग्नोसिस गलत होता है तो जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, यानी एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। थैंक यू।